नमस्कार, नया सवेरा के बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। नई उम्मीदें हैं, नई ऊर्जा है, नए सपने हैं और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। और ये नई सुबह लेकर आई है आपके लिए आर्थिक बदलावों का एक नया भोर, जहां पर युगांतकारी बदलाव किया गया है जब से जीएसटी आपके जीवन में आया। किस तरह से जो ये टैक्स स्लैब अब कम किए गए हैं, ये आपकी जेब पर भारी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपकी जेब को और हल्का ही करने वाले। बहुत ही तफसील से हम इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बात होगी जो पूरे, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर जो मौसम का हाल है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की भी, प्रेस रिपोर्ट की बात होगी। साथ ही साथ आज बिहार बंद भी है, इसके बारे में भी आपको तफ्तीश से बताएंगे कि कहां असर दिखने लग गया है। साथ ही साथ खेल जगत से जुड़ी खबरें होने वाली है, बताएंगे आपको कैसे आप अपनी सेहत को फिट रख सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपको जुड़कर रहना है तो टेक टॉक आप जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर होने वाली है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा के इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 22 सितंबर से रोजमर्रा की चीजें और गाड़ियां होंगी सस्ती। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को होगा फायदा। सस्ती होगी पढ़ाई से लेकर दवाई। अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। कहा, आम आदमी का जीवन होगा आसान, देश की अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत। एनडीए का आज आधे दिन के लिए बिहार बंद। विपक्षी दलों के मन से प्रधानमंत्री की मां को अब शब्द कहे जाने के खिलाफ होगा प्रदर्शन। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता। आज दोनों देशों के आपसी हित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत और मलेशिया की भिड़ंत। कल पहले मुकाबले में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के साथ खेला था ड्रॉ। तो देश को इस समय मिल चुका है दिवाली बोनांजा। क्या है ये दिवाली बोनांजा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आपको इस बोनांजा के बारे में बताएंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। जैसे कि भावना ने कहा था कि जीएसटी को दिवाली को लेकर एक बड़ा बोनांजा आपके हाथ लगेगा, यानी कि प्रधानमंत्री ने इस साल जब 15 अगस्त की जो लाल किले की प्राचीर थी उससे एक बड़ी घोषणा की थी। वो बड़ी घोषणा थी देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, और आखिरकार कल रात कुछ वैसा ही हुआ। 1 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का वादा पूरा हुआ और अब 22 तारीख यानी कि इसी 22 तारीख से ये नए रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन गुड्स और सर्विस टैक्स को लेकर नई कर व्यवस्था पर चर्चा हुई और रात में इसकी घोषणा भी कर दी गई। और वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जो जीएसटी की व्यवस्था है उस पर सहमति बनी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2 नई दरें 5 और 18% को लेकर आम सहमति बनी और वहीं 12 और जो 28% का जो टैक्स स्लैब पहले था उसे खत्म कर दिया गया है। यानी पहले जो जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे अब उसको घटाकर 2 स्लैब में कर दिया गया है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इन नए जीएसटी दरों से लाभ मिलने वाला है। कृषि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% अब कर दी गई है। आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत देने की कोशिश की है। बात करें अगर सीमेंट की, तो सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो तमाम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। अब जो जीएसटी उन पर 12% लगता था, आप समझिए कि उसे घटाकर 0 कर दिया गया। और वहीं कई दवाइयां और जो औषधियां थी जिनकी कीमतें 12% से घटाकर अब वो 5% पर आ गई। अब बात करते हैं जो आपकी सवारी है वो जेब पर भारी नहीं होगी, क्योंकि वाहनों पर जो जीएसटी था उसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। अब खास बात इसमें यह है कि जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं, यानी तंबाकू से जुड़े कई उत्पाद हैं या उससे जुड़े कई और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उन पर 40% की जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। यानी जो पहले 4 स्लैब थे उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया और एक स्पेशल स्लैब बना गया है जिसको 40% का स्लैब दिया गया है। अब ये स्लैब वो है जो लग्जूरियस आइटम्स पर लागू होने वाला है, जैसे कि लग्जूरियस कार्स, तंबाकू के प्रोडक्ट्स। और आइए अब देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक की उसके बाद जब प्रेस वार्ता में क्या महत्वपूर्ण बात कही। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें
मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. तो कहें आम जनता के लिए एक बड़ा बोनांजा इसको कहा जा रहा है। दिवाली छठ उनकी अच्छी मनने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था, कहा था कि नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स आने वाले हैं, वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखाया है। दैनिक दिनचर्या में कौन कौन सी चीजें में बड़ा बदलाव हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ और कौन सा एक नया स्लैब बना है, इसके लिए हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर आपको एक्सप्लेनर के साथ बताएंगे कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। आंचल। शुक्रिया भावना। तो साफ तौर पर एक बार जो कमिटमेंट कर दी गई तो फिर पीछे नहीं हटना है और यही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था। कहा क्या था? कहा था कि GST रिफॉर्म यानी आर्थिक युग की जो नई शुरुआत की गई थी आज से 9 साल पहले, उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा टैक्स स्लैब के जरिए। वो आमूल चूल परिवर्तन कैसे उपभोग को बढ़ावा देगा, कैसे जिस राजस्व के जरिए राज्य आर्थिक प्रगति पर दौड़ते हैं, उसके बारे में बात की गई थी। इन्हीं टैक्स स्लैब्स को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पहले 4 टैक्स स्लैब्स थे, अब आप देखिए उन्हें 2 कर दिया गया। तमाम आपकी रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मक्खन, घी, जिन पर पहले 18% का टैक्स लगता था, वो सीधा 5% पर आ गया। और ये जो रोजमर्रा की चीजें जिन्हें आप खरीदते हैं, जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं, आपके घर के बजट को संतुलित करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें आपके बर्तन, फीडिंग बॉटल्स, बच्चों के डायपर्स, ये तमाम चीजें शामिल हैं। 18 से 5 और जो 12% के टैक्स स्लैब के दायरे में ये रोजमर्रा की चीजें आई थी, उन्हें 5% किया गया। अब इन रोजमर्रा की चीजों को जब आप खरीदेंगे तो जो आप टैक्स 18% देते, यानी आपने कोई एक वस्तु खरीदी और मान लीजिए वो 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए पर जो 18% टैक्स लगता था, वो 18% न लगकर अब 5% लगेगा। तो आपका जो महीने का बिल है, जब आप घर का राशन खरीदते हैं, उस राशन के बिल पर आपको अच्छी खासी कटौती मिलने वाली, और ये टैक्स कंप्लायंस उसको बढ़ावा देगा और ये टैक्स कंप्लायंस कर के मोर्चे पर सरलीकरण को बढ़ावा देगा। अब आप आते हैं सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। किसान, जिन्हें हम पर क्रॉप मोड ड्रॉप की बात करते हैं, किसान यानी राष्ट्र का अन्नदाता, अगर वो मुस्कुराता है तो आपकी थाली में जो आपका खाना है वो भी मुस्कुराएगा। अब उनके ट्रैक्टर और टायर के पुर्जे, जिन पर 18% का टैक्स था, वो 5%। ट्रैक्टर क्यों जरूरी है? जिससे वो अपने खेत को जोत पाए। खेत को जोतेगा, ज्यादा उत्पादकता होगी और आपके घर तक जो खाना, फसलों को जब हम बनाते हैं, उस पर ज्यादा पहुंचेगा। आप देखिए जो तमाम पेस्टिसाइड हैं, पोषक तत्व हैं, बागवानी से जुड़ी जो तमाम मशीन्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, यानी लब्बो लुबाब ये कि एग्री सेक्टर से जुड़े तमाम जो एंसिलरीज प्रोडक्ट्स हैं और उसकी जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, वो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर यकीनन पहले 18 और 12% का टैक्स था, जिसे घटाकर आप पूरा टैक्स स्लैब देखिए, जिसे 5% कर दिया गया। और ये 5% यानी कि अगर ये जो पैसा उनको देना पड़ता था, वहाँ पर ये बचता है, तो आप देखिए उससे वो और बहुत से काम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जब हम एग्री का GDP में योगदान की बात करते हैं, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोविड-19 में वो बीड़ा उठाया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था एग्री पर, और बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसीलिए फर्क पड़ना कम। और अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि आपके बीमा की अगर बात करें, मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन है, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर, ये तमाम जो हमने आपसे कहा था कि आपकी पढ़ाई से लेकर आपकी दवाई तक कोशिश सरकार ने ये की है, कटिबद्धता ये दिखाई, प्रतिबद्धता ये दिखाई कि उपभोग को कैसे बढ़ावा मिले और साथ ही साथ आपकी जेब और हल्की हो। और जब क्या होता है ना, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा बचता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आप निवेश करेंगे, और ये निवेश अब एक सर्कल के अगर हम सर्कल के तौर पर देखें तो आप कहीं ना कहीं GDP में अपना योगदान दे रहे हैं। इसीलिए आप देखिए 18% जिसे शून्य कर देगा। जो 5% जो तमाम वस्तुएं 5% के टैक्स स्लैब में थी, अब वो है ही नहीं, तो वो 0% पर है। तो आपका जीवन बीमा जिस पर 18% का टैक्स था, वो 0 यानी शून्य है। थर्मामीटर वो 18 से 0, और ऐसी तमाम चीज़ें जो आपकी
सेहत से जुड़ी हुई हैं, रोजमर्रा की हैं, चश्मों की बात कीजिए, ग्लूकोमीटर्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो शून्य की कैटेगरी में आ गए। चलिए अब आपकी सवारी, हर किसी को अच्छा लगता है कि हमारे पास 4 पहिया वाहन हो, और अब उन वाहनों को, खास तौर पर जिस हम ऑटो सेक्टर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड कार्स, आप देखिए 28% से सीधा घटाकर उन्हें 18% कर दिया। 3 पहिया वाहन, उन पर भी जो टैक्स स्लैब था उसमें भी कटौती है, मोटरसाइकिल। और हम हमेशा मानते हैं कि जो इकोनॉमी का अपटिक है, अगर रूरल उपभोग यानी कि घरेलू मांग बढ़ेगी, और घरेलू मांग तब बढ़ती है जब 3 पहिया 2 पहिया वाहन जो होते हैं उन पे उनकी खरीदारी बढ़ती है, और ऑटो सेक्टर की खरीदारी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। और हमने देखा कुछ नंबर्स जो ऑटो सेल्स के आए थे काफी इनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन कल शेयर बाजार में हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में जबरदस्त रैली देखी गई। आज शेयर बाजार किन स्तरों पर खुलेंगे और खास तौर पर ऑटो, एफएमसीजी, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं किस तरह से भागेंगे ये हम देखेंगे। तो पेट्रोल डीजल की हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी की आग, यानी कि ये मुस्कुराहट उन सीएनजी वाहन वाले लोगों के लिए भी है जो सीएनजी डलवाते हैं, क्योंकि 28 से सीधा 18% का टैक्स यहाँ पर कर दिया गया है। डीजल की कार, हाइब्रिड कार, यानी वो आपके लिए पेट्रोल पर भी चलेंगी और इलेक्ट्रिक मोड पर भी। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई की। जिस शैक्षणिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ है। पेन, पेंसिल, चार्ट और ग्लोव्स। आप देखिए हर रोज घर घर की कहानी, जहां आपको पेन, पेंसिल, चार्ट्स की जरूरत होती है, जिनके घर बच्चे हैं, 18 से उसे 0% कर दिया गया। और ये तमाम जो चीजें हैं ये स्कूल्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं। शॉर्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड्स, कॉपी, नोटबुक्स, रबर, इरेजर, इन सब पे तो अब बच्चों को डांटिएगा मत कि रोज रबर घुमा कर आते हो, रोज पेंसिल घुमा कर आते हो, क्योंकि उन पर जो टैक्स स्लैब है 18%, 12% और 5% वाला था, उसे 0 कर दिया गया। और वजह यही है क्योंकि जब हम स्कूल्स को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं उस लिहाज से शैक्षणिक जो सेक्टर है उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव। अब गर्मी का मौसम, बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन अब एसी की हवा, जो एसी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे उनके लिए 28% से उसे 18% कर दिया गया। टीवी देखने के तमाम लोग शौकीन जो एलईडी परचेज नहीं कर पा रहे थे, अगर अभी कुछ सेविंग की है तो देखिए 28% से बढ़ाकर उसे 18% कर दिया गया। अब लब्बो लुबाब यही जो प्रधानमंत्री का संदेश है कि ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो सकारात्मक रिफॉर्म्स जो उपभोग को बढ़ाएंगे, समावेशी, निष्पक्ष, जवाबदेह और एक सरल टैक्स प्रणाली। क्यों टैक्स प्रणाली सरल होनी चाहिए? क्योंकि ये जो आपका टैक्स कंप्लायंस है, भाई मैं टैक्स भरूं, टैक्स को फाइल करूं, तो मुझे वो डर नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर एमएसएमई के लिए, आम जनता के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन आप समझिए वो छोटा व्यापारी जो अपनी मेहनत की कमाई को विस्तार देकर एक छोटा बिजनेस खड़ा करता है, उसके लिए ये जीएसटी सुधार युगांतकारी और गेम चेंजर साबित होंगे। हालांकि अभी ये 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे, लेकिन इनके इम्प्लीकेशंस और इसके जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स पर, देखिए आपने अगर आप एफएमसीजी की बात कर रहे हैं तो उसका असर कैपिटल गुड्स पर पड़ना तय है। आप बात करते हैं भाई हमें घर लेना सस्ता होगा, तो उससे जुड़ी जो एंसिलरी आपके सेक्टर्स हैं, आप पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप टाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और छोटे उद्योगों को एक बड़ा, हम कह सकते हैं, बूस्टर डोज है। और ये बूस्टर डोज क्यों है? क्योंकि जब आप कर के मोर्चे पर सरलीकरण करते हैं, आपके राज्य की आर्थिक गति को बहुत बढ़ावा मिलता है। और एक बहुत बड़ा संशय था कि जब इन टैक्स स्लैब्स को कम किया जाएगा तो राजस्व में कमी आएगी, लेकिन ये बात साफ तौर पर कल सरकार की तरफ से साफ कर दी गई कि राजस्व बढ़ेगा, बल्कि कोई कमी नहीं आएगी। तो हमने कोशिश की समझाने की। हमारे साथ अजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। तो अजय, आप और बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरह से ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं, हाँ आप तब भी हमारे साथ थे जब इसे लॉन्च किया गया था, यानी जीएसटी को, और अब 9 साल बाद ये जो 2 टैक्स स्लैब किए गए, कितना बड़ा आर्थिक बदलाव आप मानते हैं आम जनता के लिए? देखिए, ये जब 2017 में जीएसटी को रोल आउट किया गया था तो इसका नाम ही था गुड एंड सिंपल टैक्स, और इसलिए कोशिश की जा रही है कि इसको गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। तो पहले आपने देखा कि बहुत सारी जो टैक्स स्लैब थी, अगर आप एग्जाम को भी कैटेगरी में जोड़ लें तो करीब आपके पास 5 स्लैब थी। अब प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है और केवल 3 ही रेट्स जो हैं, उसको 3 ही स्लैब्स जो हैं उसको मंजूरी दी गई है। तो आपने देखा एक जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपका 18% रहेगा, यानी ओवरऑल अगर आप जीएसटी का आप देखें इंसिडेंस, तो जो कि सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा
एक तरह से उसका शेयर है, तो 18% है। बाकी जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं जिसको आप मेरिट गुड्स कहते हैं, तो जो मेरिट स्लैब है उसको 5% रखा गया है, और एक नया स्लैब जिसको कि स्पेशल रेट कहते हैं उसमें 40% के दायरे में जो डीमेरिट गुड्स हैं उनको रखा गया है। स्पेशली ऐसी चीज़ें जिनको समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिए जाने में विश्वास सरकार रखती है, जिसमें कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट जैसी मादक पदार्थ हैं, और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स हैं। अगर आप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं या फिर याच खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको 40% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से लग्जरी गाड़ियों को भी थोड़ा सा उन पर टैक्स का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो चीज़ें हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं उन पर थोड़ा सा टैक्स को बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पर आपके जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आपके एरेटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी कोला, जितने भी तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं और उन पर टैक्स इंसिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के जीवन में हो या फिर फेस्टिव सीजन में जो भी आप गाड़ियाँ खरीदते हैं या फिर AC, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कुछ भी वाइट गुड खरीदते हैं और डिश वॉशिंग मशीन, उन सभी पे जो टैक्स इंसिडेंस है वो 10% तक करीब कम हो गया है। तो ये जो दिवाली का एक तरह से जो वायदा किया था प्रधानमंत्री ने वो नवरात्र से ही शुरू हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर नवरात्र का पहला दिन है। तो पूरे फेस्टिव सीजन में जो आम आदमी है उसका फायदा उठा पाएगा। तो एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ हमें लेकर के जाना, पूरे अर्थव्यवस्था को, GST प्रक्रिया को सरल बनाना, और साथ ही साथ जो प्रोसेस रिफॉर्म्स जिसमें मुश्किलें आती थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर के और रिफंड्स को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उन सारी चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो विकसित भारत के जो 4 प्रमुख स्तंभ कहे जा रहे हैं लगातार, ये युवा यानी मध्यम वर्ग जिससे आप उसको जोड़ सकते हैं, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, ये GST को और ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। बिल्कुल, आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा कहा जा रहा है अजय जी, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 2025 कर कटौती का साल रहा, क्योंकि जब बजट आया तो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, और अब जब साल के अंत तक GST में बड़े बदलाव किए गए, नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म इसे कहा जा रहा है, ईज ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बेहतर होने वाली है, अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि बुओयंसी मिलने वाली है, एक बड़ा उछाल यहां से मिलता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल अजय जी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं बात करते हैं अब अगली खबर से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को विपक्षी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA ने भावना आज बिहार बंद बुलाया है। बिल्कुल, प्रदर्शन के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी जाएंगी। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और RJD के खिलाफ गुस्से में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। बिहार में आज का बंद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आधे दिन के लिए है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए वो RJD और कांग्रेस को भले ही माफ कर दे, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो बिहार बंद आधे दिन के लिए NDA के घटक दलों द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो दिवंगत मां है उन्हें अपशब्द कहे गए, इसी को लेकर। और हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेश जुड़ गए हैं गया से, और गया जी से, और वहीं कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से। सबसे पहले रुक करते हैं कुमार का। कुमार, जिस तरह से आज NDA का आज बिहार बंद बुलाया गया, जिसमें जो तमाम घटक दल हैं NDA के वो हिस्सा लेने वाले हैं, किस तरह से इस बंद का आह्वान किया गया है? देखिए, अब मैं अगर डाकबंगला चौराहा की बात करूँ, ये पटना का व्यस्ततम चौराहा है और मेन चौराहा इसको कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो शांतिपूर्ण बंद है, यानी कि किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है, किसी स्कूल बस को नहीं रोका जा रहा है, और स्वतः स्फूर्त बंद जिसे कहते हैं कि जनता ने अपने आप को इस बंद के साथ समायोजित किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, पूरे कटआउट को देख रहे, कटआउट लेकर के यहाँ पे आए हैं। ये कल्लू जी हैं, कल्लू जी भाजपा के नेता हैं, और ये सवेरे से मोर्चा संभाले हुए हैं। आप क्या किस जो आपने पहना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कटआउट है, क्या कहेंगे आप इस बंद को लेकर के? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के 2 पप्पू जिन्होंने हमारी मां का अपमान किया, वैसे मां जो इस दुनिया में अब नहीं है,
जो भगवान स्वरूपी हो गई हैं, वैसी मां को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वह मां ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजा रखा है। वैसी मां के सम्मान में पूरा बिहार की जनता है मैदान में। शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है एनडीए के घटक दल के द्वारा, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का अवरोध पैदा नहीं होगा, चाहे वो स्कूल की बस हो या जो एम्बुलेंस की बस हो या किसी भी तरीके का गाड़ियां हो, किसी तरीके का कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं में एक डिसिप्लिन रूप से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए तमाम तरह के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, आपने बंद का समर्थन किया है, आप क्या कहेंगे इस बंद को लेकर के? बेहद हम लोग सभी लोग एनडीए के सभी साथी लोग पूरे बिहार में शांतिपूर्ण, किसी को कोई अवरोध नहीं, आरजेडी की तरह नहीं और कांग्रेस की तरह नहीं, गुंडागर्दी, गाड़ी तोड़ना, दुकान में आग लगाना, किसी को दुकान खोला तो उसको मारना पीटना, ऐसा बंद नहीं है। एनडीए शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद का ऐलान किया है, जो आपको दिख भी रहा होगा एकदम शांतिपूर्ण। गाड़ी जिसको जरूरत हो आ भी जा रहा है। और जितना घिनौना काम किया है दरभंगा के वोटर यात्रा के, फर्जी यात्रा था, वो तो यात्रा था नहीं, फर्जी यात्रा था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से किया गया है। आदरणीय मोदी जी के माता जी को भद्दी भद्दी गालियां से संबोधित किया गया है, ये बेहद ही शर्मनाक। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल आलोक, इस समय बिहार में सियासी पारा गर्म है, हम सबको पता है, और जिस तरीके से इस समय बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिहार की जनता में आक्रोश है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आलोक आप मधुरेश जुड़े हुए हैं। जी, मधुरेश हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं गया बिहार से। मधुरेश का रुख करेंगे। मधुरेश, बिहार में इस समय बंद का असर किस तरीके से दिख रहा है? कौन कौन सी सेवाएं इस समय बंद हैं और कौन कौन सी सेवाएं इस समय चालू हैं? देखिए, महिला मोर्चा की तरफ से, एनडीए महिला मोर्चा की तरफ से ये जो बंद का आह्वान किया गया है, इसमें इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके बाकी जो परिवहन वगैरह है उसको वो बंद है। इसके साथ ही जो सुबह जनरली जो दुकानें, जो दूध ब्रेड की जो दुकानें हैं वो खुली हुई जिस तरह से रहती हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन जो बड़े दुकान है वो आधे दिन के बाद खुलेंगे। और ये बंद जो है ये जबरदस्ती का बंद नहीं है, कहीं भी कार्यकर्ता जबरदस्ती दुकान बंद कराते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये स्वतः स्फूर्त बंद है। लोग अपने मन से इस बंद में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहा गया था, इससे बिहार की जनता आहत है, इससे हर मां आहत है। और यही कारण है कि आज गया में भी एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। अब से कुछ ही देर में गया में एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दीपा मांझी जो इमामगंज से विधायक है और जीतन राम मांझी की बहू भी हैं, वो शामिल होंगी। इसके अलावा भी जो यहाँ एनडीए महिला मोर्चा की जो नेत्री हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए के कार्यकर्ता भी इस बंद में शामिल दिख रहे हैं। सुबह से ही कई जगहों से हमने देखा है कि अभी तक बंद को लेकर के जो रैली और प्रदर्शन का जो विजुअल वो आ चुका है। सासाराम में, मुंगेर में, सीतामढ़ी में, हर जगह से जानकारी मिल रही है कि बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस बंद में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को बिहार के हर जिले में मशाल जुलूस या कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, और जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था कि वो कम से कम महिलाओं को लेकर के जो गाली गलौच होता है वो ना करें। इसके साथ ही राहुल गांधी का भी, तेजस्वी यादव का भी विरोध किया जा रहा था कि वो जो है वो माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे, नरेंद्र मोदी से माफी मांगे। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दिवंगत मां तो अपना जो शरीर है वो छोड़ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम मां है बिहार की, ये उस पर तंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी जब ये जैसे भी ये खबर डेवलप होगी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच आज होने वाली है द्विपक्षीय वार्ता। आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत यात्रा पर हैं और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात होनी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की ये पहली भारत यात्रा है। वोंग की यात्रा पर भारत सिंगापुर की अगर बात की है तो वो राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। और ऐसे में ये यात्रा कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि इस यात्रा में सिंगापुर के पीएम के साथ उनकी पत्नी और सिंगापुर की जो तमाम कई मंत्री हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं,
वो और एक उच्च स्तरीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी भारत आया हुआ है। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। तो आज भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच एक अहम वार्ता, दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत और प्रगाढ़ रहे हैं। 60 वर्षों की राजनयिक संबंधों की एक यात्रा है जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां बातचीत हो सकती है। सिंगापुर के कई बड़े मंत्री, अधिकारी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की पत्नी इस समय भारत में हैं और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बेहद ही अहम है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब से जुड़ी हुई, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ में डूबे जो जिले हैं उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब का दौरा करने वाले हैं। शिवराज आज अमृतसर पहुंचकर वहां से पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं। पंजाब आपको बता दें कि इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आंचल बिल्कुल, पंजाब के जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टेट है और ऐसे में खेतों में पानी भरने की वजह से जो किसानों की फसलें हैं वो डूबी हैं। कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है। हम फजिल्का की बात करें, रोपड़ की बात करते हैं, मोहाली है, जहां हालात चिंताजनक हैं और 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो फसल है वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। जहां फिलहाल पंजाब समेत कई राज्यों में राहत और बचाव का कार्य जारी है और प्रशासन हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। और अमृतसर की बात करें तो यहाँ अमृतसर में 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बात फिरोजपुर की जाए तो 24,000 से ज्यादा लोग इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक करीब 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अगर जनजीवन की बात करें तो बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। फसलें खराब हो गई हैं। पंजाब के सभी 23 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। तो बाढ़ से प्रभावित है कई जिले, कई जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अब नहीं रही जो आम शहर की अगर बात करें। और कुछ ऐसा ही हाल अगर हम बात करें उसी के साथ लगता जो राज्य है हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स की वजह से सामान्य जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और वहीं हिमाचल में अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई जाए, तो एक हम राहत से जुड़ी हुई खबर इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखें आंचल, पिछले कुछ दिनों से तो हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इसके साथ साथ बारिश का दौर थमने से राहत और बचाव कार्य में तेजी आने की अब उम्मीद जताई जा रही है। तो एक सकारात्मक की खबर है, एक सुखद ये खबर है। सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास इस समय जारी हैं। राज्य सरकार ने एहतियातन पूरे प्रदेश में 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश दे दिया है। बता दें कि चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में फंसे लगभग 80 तीर्थयात्रियों को चंबा लाया गया है और उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया गया है। साथ ही प्रदेश में पिछले 30 दिनों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं में 340 लोग मारे गए। वहीं हजारों घर और जो अन्य संपत्ति है वो बर्बाद भी हुई है। तो हिमाचल में एक सकारात्मक राहत वाली खबर है कि बारिश का दौर थमने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और जो राहत और बचाव कार्य है वो मिशन मोड में इस वक्त चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। और ये कयास अब लगाए जा रहे हैं आंचल के अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर घटेगा और जो जनजीवन है वो सामान्य होगा और दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलने की अब संभावना जताई जा रही है। और इस समय हमारे साथ देश के अलग अलग कोने से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं दिल्ली से, गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं जालंधर से, वहीं हेमलता जुड़ रही हैं शिमला से। सबसे पहले गिरीश का रुख करेंगे। गिरीश, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर देखें तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना से सटे कई इलाके इस समय जलमग्न हो गए हैं। इस समय अगर दिल्ली के हालात आपसे जानना चाहें तो क्या है दिल्ली के ताजा हालात? देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो दिल्ली के अंदर यमुना का जल स्तर है 207.48 मीटर पर है, यानी कि जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर है और उससे करीब 2 मीटर से ज़्यादा पर इस समय यमुना नदी दिल्ली में बह रही है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी मोंटी से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही यमुना
का लोहे वाला पुल है जिसपे ऊपर रेलगाड़ी और नीचे यातायात चलता है, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। रेल की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है, जो सामान्य वाहन हैं उनकी आवाजाही भी इस पे बंद है। और इस समय जो पिछले 2 से 3 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 2 से 3 घंटे के अंदर दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 207.48 मीटर पर बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये पानी जो है यमुना नदी का वो लोहे के पुल को टच कर रहा है। और ये अच्छी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब पानी धीरे धीरे घटने लगेगा, यानी कि जो अधिकतम था 207.48 मीटर वो लगातार पिछले 2-3 घंटे से बना हुआ है और उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में धीरे धीरे ये पानी घटने लगेगा। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारी की थी। जो निचले इलाके थे वहां पर निचले इलाकों से लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। जो दिल्ली सरकार है वो पूरे कदम उठा रही है, लेकिन हमारे साथ और भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। गुरमीत इस वक्त जालंधर से जुड़े हैं। गुरमीत, सवाल ये कि आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचने वाले हैं पंजाब और यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मुश्किलें कौन से वो ज़िले हैं जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि हमने जब आपसे कुछ दिन पहले बात की, जो आपने फजिल्का का जिक्र किया था, बात मोहाली की गई थी, संगरूर है, कपूरथला है। इस वक्त किस तरह से पंजाब सरकार वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय बनाकर जो वहाँ का जनजीवन है उसे ठीक करने में जुटी हुई है? जी आंचल, इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं अमृतसर से, और अमृतसर का वो इलाका जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं और जायजा लेंगे यहां पर जमीनी हालातों का। सबसे पहले मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस इलाके में ये वो इलाका है जहां पर पहले 3 गांव थे, घोनेवाल, बेदी चन्ना और इसके साथ तीसरा गांव, जहां पर सबसे पहले बांध टूटने के बाद पानी आया था। ये वही इलाका है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देखिए तस्वीर, कई जगह पर पानी कम हुआ है मगर अभी भी खेतों में पानी घुसा हुआ है। और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, यह सड़क एक तरह से बांध का काम करती है, यानी कि अगर पानी दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसे रोकने के लिए बांध के तौर पर यह सड़क काम करेगी। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको उधर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि माधोपुर हेडवर्क्स के जो 4 गेट टूटे हैं तो उसके बाद जो पानी आया है उससे यह इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इधर से, इस इलाके से यह पानी आ रहा है और सामने रेल की पटरी है, वो भी एक तरह से बांध का काम कर रही है। और कई इलाकों में जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड इलाके हैं वहां पर यह हुआ है कि जो बांध है, सड़क है, सड़क डाइवर्ट हो गई है अपनी जगह से और बांध टूट गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है पंजाब में ओवरऑल क्रिएट हुई है। और फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री हैं आज सबसे पहले अमृतसर के गोलेवाल गांव में पहुंचेंगे, फिर इसके बाद गुरदासपुर का रुख करेंगे, इसके बाद कपूरथला में जाएंगे और शाम को अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और उसमें दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मगर इसमें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ बाढ़ से, और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पंजाब को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है। और कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में जरूरत यह भी है कि किसानों को राहत यहाँ दी जाए। हमारे साथ यहाँ हेमलता भी जुड़ गई हैं शिमला से। हेमलता, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिनों में क्या हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर घटने के आसार जताए जा रहे हैं? मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में भावना आपने देखा होगा कि लगातार हिमाचल प्रदेश से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने निकल कर के आई हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में लगातार बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज से हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जो जिले हैं उनमें मानसून के कमजोर पड़ने के आसार है। हालांकि बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो मूसलाधार बारिश है उसका दौर थोड़ा सा थमेगा, लेकिन बारिश होती रहेगी अधिकतर हिस्सों में। और इस बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। अगर चंबा, कुल्लू और मनाली की अगर हम बात करें तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ये 3 जगहें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही हैं। चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा से अधिकतर जो श्रद्धालु हैं मणिमहेश यात्रा के लिए निकले थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन 700 के करीब जो श्रद्धालु हैं अभी वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एयरफोर्स से कुछ हेलीकॉप्टर्स की भी मांग की है।
कि बिल्कुल, तो ज़्यादा से साफ ज़्यादा हम लोगों समझ को पा एक रहे हैं कि समय जो पे पूरा निकाला उत्तर जा सके। भारत है, हमने बात अभी हिमाचल की आप कर रही हैं, हमने पंजाब का भी जिक्र किया और बात दिल्ली की भी हुई, तो यहाँ पर मौसम की मार ये तमाम राज्य झेल रहे हैं, लेकिन लगातार जो बचाव और राहत कार्य हैं वो मिशन मोड में काम करें और वापस लोगों के जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जो प्रशासन है वो कर रहा है। आप तीनों का ये बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ध्यान रखिए और आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस मुद्दे पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम अखबारों की सुर्खियाँ लेकर आएंगे आप तक और चाय की चुस्कियों के साथ। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रेस रिपोर्ट की। अगर आपका समय हो चुका है ऑफिस जाने का, समय नहीं है अखबार पढ़ने का, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेस रिपोर्ट। बिल्कुल। और पहली खबर भावना क्या है? पहली खबर है चांद से जुड़ी हुई आंचल, क्योंकि चांद पर का चक्कर लगाकर जो ये कॉस्मिक डॉन है उसका राज खोलने वाला है एक बहुत ही मिनी कंप्यूटर। इस मिनी कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। अब ये कॉस्मिक डॉन क्या होता है? ब्रह्मांड की जब पहले सुबह हुई थी तो उसमें पहले तारे और आकाश गंगाएं जन्मी और उसे कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। अब ये कॉस्मिक डॉन कई राज खोल सकता है और इसके राज खोलने वाला है ये छोटा सा क्रेडिट कार्ड जितना प्रत्यूष कंप्यूटर। अब ये क्या पता लगाएगा? ये पता लगाएगा कि अरबों साल पहले तारे कैसे जन्मे और उन्हें का ब्रह्मांड कैसे बदला। साथ ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये यान उपकरण जो है वो बनाया है। बिल्कुल। तो आप जान पाएंगे कि जी जो कई ऐसे राज होते हैं वो चांद से जुड़े हुए क्या हैं। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो जुड़ी हुई है दुर्गा पूजा से। हम जानते हैं कि माँ दुर्गा की जो मूर्तियाँ हैं, जब उनको तैयार करता है कुम्हार, तो बहुत सी भावनाएं उस मन में होती है, लेकिन अगर उन भावनाओं के साथ साथ उसकी रोजी रोटी जुड़ी है तो ये बहुत अहम हो जाता है। और इस बार से अच्छी खबर ये है कि जो कोलकाता है, जहाँ पर जो कुम्हार संगठन है जो लगातार मूर्तियाँ बनाते हैं माँ दुर्गा की, उन्होंने करीबन 300 से ज़्यादा जो प्रतिमाएँ हैं वो भेजी हैं विदेश। और मांग कहाँ से आ रही है? रूस और अमेरिका से। अगर इसकी तुलना की जाए पिछले 2 सालों से तो ये जो आंकड़ा था वो घट रहा था, लेकिन इस बार कुम्हार संगठन का मानना है कि इन मूर्तियों की डिमांड जो है वो रूस और अमेरिका में बढ़ी है। भाई ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बहुत से ऐसे जो हिंदुस्तानी हैं, जो बंगाली समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहाँ भी रहते हैं। तो एक अच्छी खबर ख़ास तौर पर कुम्हारों के लिए जिन्होंने बहुत ही भावना से माँ दुर्गा की मूर्ति को तराशा है। और जो आज आंचल हमने एक युगानकारी बदलाव की बात करी, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म्स की बदलाव की बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। एक और बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की थी और वो की थी कि नई दवाओं की खोज के लिए अब भारत इसका हब होने वाला है और इसी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अब नई दवाओं की खोज के रास्ते हो जाएंगे आसान और नए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन नई दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको बता दें कि नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव रख दिया है। अब इन नए नियम कैसे होंगे? इनको लागू करने के बाद एक तरफ जब कम खतरे वाली जो दवाएं हैं उसके ट्रायल के लिए लाइसेंस मिलने का इंतजार अब नहीं करना होगा और वहीं दूसरी तरफ क्लिनिकल ट्रायल का लाइसेंस अब 45 दिनों में ही मिल जाएगा। तो इस क्लिनिकल ट्रायल और नई दवाओं की स्वीकृति के नियम में अब बड़े बदलाव का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा है। चलिए, क्योंकि आपने एक बड़े बदलाव की बात की, ये था स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ। एक बड़ा बदलाव है आपके शिक्षा क्षेत्र से। अब जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सपना टूटता है क्योंकि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाता है। 99 परसेंटाइल कट ऑफ था, हमारे टाइम में 81% में भी हो जाता था। अब अगर आपके जो 12वीं क्लास के जो नंबर्स हैं
और उनके आधार पर भी आप DU में एडमिशन ले पाएंगे। और इसके लिए जो फॉर्म है उसके लिए आपको 1000 रुपये भरने होंगे। और जो SC ST और OBC छात्र हैं उनके लिए ये जो फॉर्म है, ये जो पंजीकरण है, ये 250 रुपये में होगा। साफ तौर पर आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी जो कीमत है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम है, इसलिए छात्र वहाँ पर आकर्षित होते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर इस प्रेस रिपोर्ट से जुड़ी हुई। और क्योंकि बात हम प्रेस रिपोर्ट्स की यहाँ पर कर रहे हैं, अब सीधा प्रेस रिपोर्ट्स के बाद हम आपको लिए चलते हैं फिल्मों की दुनिया में। टोरंटो ले चलते हैं आपको। देखिए हम घर बैठे और ये जो फिल्म उत्सव है इसकी शुरुआत हो रही है आज से, जो चलने वाली है 14 सितंबर तक। अब इस महोत्सव में होना ये है कि 50 देशों से की जो करीबन 291 से ज़्यादा फिल्में वो दिखाई जाएंगी। तो फिल्मी प्रेमी मेरी तरह जो मूवी बफ है उनके लिए आप एक ही एम्बिट के अंदर आप अलग अलग बहुत बेहतरीन सिनेमा, ईरान की, अफगानिस्तान की तमाम फिल्मों का मजा यहाँ ले सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आज से हो रही है शुरुआत और 291 फिल्में यहाँ दिखाई जाने वाली है। और जो ये फिल्मों का मेला लगने वाला है ना, इसमें भारत की भी कुछ बेहद ही खास फिल्में होने वाली है और प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म शोले भी इस महोत्सव में दिखाई जाने वाली है। और शोले किसको याद नहीं है, तो शोले की झलक टोरंटो में दिखेगी, अंतर्राष्ट्रीय भूमि पर दिखेगी और भारत फिल्मों में महिलाओं को बढ़ावा देने और वेव्स बाजार के साथ बड़े पैमाने पर इस समय काम कर रहा है, जो भारत को एक वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। वो कहते हैं ना कि गब्बर से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद गब्बर है। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के डायलॉग्स, और खास तौर पर जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा बाजार है जो लगातार भारत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से आगे बढ़े, जिसमें हम ऑग्यूमेंटेड विजुअल ग्राफिक्स, एनिमेशन बहुत बड़ा बाजार है और हम इसको कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे इन इस तरह की जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनमें होता है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य भी इस वक्त क्योंकि टोरंटो में मौजूद हैं, वो जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनमुन, इस वर्ष जो ये टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसकी सबसे खास बात क्या है आपके लिहाज से, कृपया बताएं। जी, हर साल सितंबर में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। इस साल भी 4 से 14 सितंबर ये फेस्टिवल दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये जो साल है ये काफ़ी विशेष है क्योंकि 50वीं सालगिरह हो रही है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। पहला जो एडिशन था ये हुआ था 1976 में, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते थे, लेकिन 1994 में इसका नाम बदल के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर दिया गया। अगर हम यहाँ पे पिक्चरें जो दिखाई जाएंगी उनकी लाइनअप की बात करें तो 291 फिल्म्स, 291 पिक्चरें यहाँ पर 50 देशों से दिखाई जा रही हैं, जिसमें से 209 जो हैं वो फीचर्स हैं, 66 जो हैं वो शॉर्ट्स हैं, 6 जो हैं वो क्लासिक्स हैं और 10 जो हैं वो प्राइम टाइम टाइटल्स हैं। अगर हम बात करें उन पिक्चरों की जो प्रतिस्पर्धा में हैं तो ऐसी 10 पिक्चरें हैं जो 19 देशों से हैं जो प्लेटफॉर्म अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं। इनके नाम अगर हम बताएं तो एक है स्टीव, एक है हेन, ऐसे कुछ नामों की पिक्चरें हैं जो इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा में है। ये अवार्ड दिया जाएगा आखिरी दिन फेस्टिवल के, यानी 14 सितंबर को, और इसमें कैश प्राइज होगा 20,000 कनेडियन डॉलर्स का जो दिया जाएगा। अलग हट के जो निदेशक होते हैं, जो बोल्ड सोच रखते हैं, उनके लिए ये अवार्ड बनाया गया है। या ऐसे लेखक जो बड़ी अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिस्टिंक्टिव स्टोरी टेलिंग कहते हैं, उनके लिए ये अवार्ड रखा गया है। अब काफ़ी सारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें भी है कि रेड कार्पेट पर कौन चलेगा। तो एंजेलिना जोली जो हैं वो आएंगी यहाँ पर। 7 सितंबर को इनकी पिक्चर कूटियर का यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। उसके अलावा केनू रीव्स आएंगे, गुड फॉर्च्यून उनकी पिक्चर है, उसका भी यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। केनू रीव्स हम जानते हैं कनेडियन एक्टर हैं। और उसके अलावा ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उनकी भी पिक्चर द क्रिस्टोफर्स का यहाँ पर वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है और उनका नाम है स्टीवन सोडरबर्ग। उसके अलावा जोडी फॉस्टर हैं, स्कारलेट जोहानसन हैं, जॉश ओकॉनर हैं, डैनियल क्रेग हैं। ये काफ़ी नाम हैं जो यहाँ पर रेड कार्पेट पर हमें दिखेंगे।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें कॉलेज लेवल से तमाम जिन एक्टर्स का नाम आप ले रही हैं, ये सभी के बहुत फेवरेट हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन इन तमाम जानकारियों को टोरंटो से हमसे साझा करने के लिए। तो नाम लिया गया डैनियल क्रेग का, कियानू रीव्स हैं, एंजेलिना जोली, और रेड कार्पेट की वो फ्लावरी ड्रेसेस देखने का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पर जिन फिल्मों को कई बार हम समझ नहीं पाते, इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में वो एक अलग ही छटा के साथ आपको अपनी कहानी सुनाती हुई नजर आती हैं। चलिए फिल्मों की दुनिया से आगे बढ़ जाते हैं, खेल जगत की खबरों की भी बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो बात करते हैं बिहार के राजगीर की, जहां खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम आज सुपर 4 में मलेशिया के खिलाफ खेलने वाली है। इससे पहले कल भारतीय टीम को कोरिया के खिलाफ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। फेलिक्स ऑगर ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फेलिक्स ने 8वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनोर को मात दी। वहीं महिला एकल वर्ग में अमांदा एनिसिमोवा ने भी अंतिम 4 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में एनिसिमोवा ने 2री वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक को मात दी। नाओमी ओसाका भी सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। ओसाका ने 11वीं वरीयता प्राप्त मुहोवा को 6-4, 7-6 से मात दी। तो खेल की खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कि नया सवेरा में मौसम का मिजाज आपके राज्य में कैसे है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है, आइए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि जगत की। खेती किसानी की बात करेंगे कृषि जगत के खास सेगमेंट में। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसने रबी सीजन में जो दलहन और तिलहन फसलें हैं उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फ्री बीज का जो एक मिनी किट है वो देने का फैसला लिया। सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, फसल उत्पादन को और ज्यादा बेहतर बनाना है।
फ्री बीच मिनी किट पाने के लिए आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 25 सितंबर तक जारी रहेगा। अगर किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत प्रदेश के किसानों को जिन दलहनी और तिलहनी फसलों की बीज मिनी किट बांटी जाएगी, उनमें चना, मटर, मसूर और सरसों शामिल है। इस योजना की मदद से किसानों को उन्नत क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और ताकि जो किसानों का उत्पादन है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बाजार में उनको जो उनकी उपज है उसकी सही और अच्छी कीमत मिल पाए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की कि वो समय रहते इस योजना में आवेदन करें और सरकार की इस पहल का पूरा लाभ उठाएं। तो किसानों की सहायता के लिए यूपी सरकार की तत्परता आप देख सकते हैं। फ्री बीज मिनी किट जो कि तिलहन और दलहन से जुड़ी हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल मानी जा रही है यूपी सरकार के द्वारा। तो आइए, नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ मनमोहक तस्वीरें। और ये तस्वीरें आ रही हैं आंचल उडुपी के प्राचीन समुद्री तटों से। तो आइए इस प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति के साथ जुड़े और यादें बनाएं जो जीवन भर याद रहें। बिल्कुल, इन विहंगम दृश्यों की छटा बहुत रमणीय है, आप इसका लुत्फ उठाइए। और इन दृश्यों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं इसी वादे के साथ, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।